हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 13 मार्च का ये क्वेश्चन पेपर जो आपको अभी यहाँ पर रिसेंटली एग्जाम में आया था, आपको सॉल्व करवाएंगे। शिफ्ट 2 का था, कुछ क्वेश्चंस मैंने कल भी करवा दिए थे। और जयश्री, जो कल मेरी PYQ की क्लास थी वो भी लाइव थी और आज भी लाइव क्लास है। हाँ, रात को जरूर मैंने डाली थी रिकॉर्डेड क्लास। जब भी मैं रिकॉर्डेड क्लास डालती हूँ उस समय मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन सी क्लास चल रही है। ठीक है, अभी लाइव है तो चलो भाई जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। हेलन, आशु, निधि, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को मेरो कुमाऊ प्रीति, देखते हैं आगे के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी हैं और आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि हमें कैसे तैयारी करनी है। तो टाइम कम बचा है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे। ब्लूम थ्योरी, मास्लो थ्योरी, इससे मैंने कहा था क्वेश्चंस आएंगे। स्वयं प्रभा से जुड़े हुए क्वेश्चंस, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस हो सकता है यहाँ पे, या फिर आपसे इससे जुड़े क्वेश्चंस लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछे जा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन था जहां पे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर, जो लर्निंग का जो है आपका, उससे पूछा गया क्वेश्चन था। लर्निंग ट्रांसफर से रिलेटेड ये भी आपको करवा दिया था। तो जो क्वेश्चन हो गए थे, थोड़ा उससे आगे चलते हैं। टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन तक की चीजें यहाँ पर हो गई थी। कल मैंने आपको 20 क्वेश्चंस के राउंड करवाए थे, ये देखिए। ठीक है, यहां तक हम कर चुके थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी आपने कर लिया था, जिसमें कि रीजनिंग का क्वेश्चन था। अभी एक रीजनिंग का क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 24, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण कहता है कि ये लड़की मेरे पिता की एकमात्र संतान की पुत्री है। मेरे पिता और एकमात्र संतान, मेरे पिता हैं अगर और मैं उनका बेटा हूं तो नेचुरल सी बात है वो संतान मेरी होगी। तो अरुण की पत्नी का इस लड़की के साथ में क्या संबंध है? क्वेश्चन को आंसर करो। आंसर मैंने अली हालांकि बता भी दिया है आपको। कल की PDF नहीं मिली, अभी मैं देख करके बताती हूँ। ठीक है, अगर अपडेट नहीं होगी तो अभी मैं अपडेट कर दूंगी। जशोबंता, किट्टू, अनीता, पारोल, सब लोग बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन का आंसर इसी चीज में है। पहली बात, एक लड़का है जो कह रहा है कि मेरे पिता की एकमात्र संतान, तो एकमात्र संतान हुआ खुद अरुण, और अरुण की पत्नी का इस लड़की के साथ क्या संबंध होगा? एकमात्र संतान की पुत्री यानी वो क्या होगी? उसकी माता होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। डी कैसे हुआ? बहन कैसे हुई भाई? डी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 12 और 42 के मध्य आने वाली अभाज्य यानी कि प्राइम संख्याओं का इस समुच्चय का औसत निम्नलिखित में से कौन सा है? What will be the average of the set of prime numbers falling between 12 and 42? मान लीजिए आप एग्जाम में गए, जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ के गए वही आया। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपने अभी तक रीड किया है, जो अभी तक आपने अंडरस्टैंड किया है, वहां से क्वेश्चन आए। हो सकता है कई बार न्यू क्वेश्चंस, मैथमेटिकल्स में तो नया ही रहता है एक तरीके से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 25 कल का हो सकता मैं भूल गई हूं क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी। ठीक है सलमानी, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25, आंसर का आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 12 से लेके 42 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका एवरेज बताना है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? पहली बात हमें पता होनी चाहिए प्राइम नंबर होते क्या हैं। हिंदी में भी लिखा है प्राइम नंबर मतलब अभाज्य, यानी कि 12 से 42 तक के बीच में जिनका अभाज्य यानी जिनको आप किसी से भाग ना दे सकते हो। जैसे कि 13 को आप किसी से भाग दीजिए, किसी से भी, किसी भी टेबल में नहीं आएगा। फिर 13 के बाद हम बात करें, 14 भी आता है, 15 भी आता है, 16 भी आता है, लेकिन 17 किसी भी टेबल में नहीं आता। 19 नहीं आता, 23 नहीं आता, 29, 30, 30 आता है, 31, 37 नहीं आता है। फिर 42 तक की बात करी है तो 42 के पहले क्या आता है? 41। 41 को भी किसी संख्या से भाग दीजिए तो नहीं कटेगी।
तो इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। पहली बात, इन सारी संख्याओं का टोटल किया, टोटल कर लीजिए। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे दीजिए, 26.25। अभाज्य का क्या मतलब होता है, अभाज्य का मतलब होता है जब आप किसी संख्या को किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर 13 है, वो खुद से ही डिवाइड होगा, वो किसी से और से डिवाइड होएगा ही नहीं। ठीक है, अगर इस तरीके की लिखा होगा प्राइम नंबर, मतलब जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो हमें पता लग गया 13 17 19 12 से 42 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है उनको काउंट करो। कितनी संख्या निकल के आई, 8, डिवाइड कर दो, एवरेज आपके सामने। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट से है, कौन बताएगा। मैं ये नहीं मानता हूं कि सीरियल हत्यारों को जीवित रहने देना चाहिए। उन्होंने जीवित रहने का अपना अधिकार गवा दिया है, क्योंकि जो कोई अनेक व्यक्तियों की हत्या करता है उसने वह अधिकार खो दिया है। सीरियल किलर्स की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 26 में। सुनंदनी आंसर करो बेटा, 26। थैंक यू मेरे को माऊ, आंसर करो बेटा अभी इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर बेगिंग द क्वेश्चन, यानी आत्मश्रय दोष। अब आत्मश्रय दोष होता क्या है, ये एक ऐसा तर्क दोष है जो तब उत्पन्न होता है जब इसके निष्कर्ष आधार्य वाक्य में पहले से ही निहित होता है। उसने अपना अधिकार गवा दिया, अधिकार खो दिया, दोनों ही चीजें पहले ही निहित है। इसे अंग्रेजी में बेगिंग द क्वेश्चन भी कहते हैं। इसके दो रूप है, सरल और जटिल। निष्कर्ष आधार वाक्य में पहले ही निहित होता है, क्योंकि जो अनेक व्यक्तियों की हत्या करता है वो अपना अधिकार खो देता है। उन्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही अपना अधिकार गवा दिया, यानी प्रीमाइसिस में पहले ही दिख गया है कंक्लूजन। ठीक है, और जटिल रूप में आत्मश्रय दोष वहां पैदा होता है जब किसी निष्कर्ष को जिस आधार वाक्य के आधार पर सिद्ध करते हैं वो आधार वाक्य खुद ही इस निष्कर्ष पर आधारित होता है। यानी एक बार जो वाक्य किसी अन्य वाक्य आधार सिद्ध होता है, दूसरी बार वही उसका निष्कर्ष होता है। स्पष्ट है कि दिए गए कथन में बेगिंग द क्वेश्चन है। जे.एस. मिल ने अरस्तु के न्याय वाक्य में आत्मश्रय दोष का निरूपण किया है। भाई हमारे सामने क्या होता है, प्रीमाइसेस 1 होती है, प्रीमाइस 1 हो गई, प्रीमाइस 2 हो गई, नीचे कह दिया भाई कंक्लूजन निकालिए। ठीक है, मान लीजिए ये कंक्लूजन है कि उसने अधिकार खो दिया, ये प्रीमाइस 2 में भी ऑलरेडी दिया हुआ। तो जब इस तरीके का जो है हमारा क्वेश्चन या जो हमारा पॉइंट है ऑलरेडी कंक्लूजन प्रीमाइसेस में दिया हुआ हो, तो वहां पे क्या होगा, बेगिंग द क्वेश्चन हो जाएगा। रात को क्लास होगी 9 बजे के करीब, ठीक है, 8:30 या 9 बजे के करीब होगी रात की क्लास। क्वेश्चन नंबर 27, यदि मृत्युदंड वास्तव में लोगों को गंभीर अपराध करने से भयोप्रत करता है तो यह न्यायोचित होता, परंतु क्योंकि इसका वह निवारण प्रभाव नहीं है, यह न्याय संगत परिपाटी नहीं है, उपर्युक्त तर्क में कौन सा आकारिक दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 27 8:30 बजे होगी या 9 बजे, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है शाम के टाइम पे, इस वजह से, है ना, थोड़ा सा टाइमिंग का रहता है, बट टेलीग्राम पर मैं अपडेट दे दूंगी आप लोगों को। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई किसी को फांसी या मृत्युदंड मत दो, क्योंकि उसको करने से जो अपराध हैं वो रुकते नहीं हैं। अगर ऐसा करना है, अगर उसको उसका डर होता लोगों को मृत्युदंड का, तो वो कोई अपराध करते ही नहीं, तो ये उसका कोई निवारण नहीं है। इस तरीके के तर्क दोष में क्या होगा, डिनाइंग द इंसिडेंट। हेतु वाक्य निषेध, यानी यदि मृत्युदंड वास्तव में लोगों को गंभीर अपराध करने से भयोप्रद करता होता तो ये न्यायोचित होता। यानी अगर लोग डरते कि हाँ भाई मेरे को फांसी हो जाएगी या मेरे को जो है मृत्युदंड मिल जाएगा, अगर उनको डर होता तो वो कभी गलत काम करते ही नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, वो फिर भी गलतियां कर रहे हैं, तो ये उसका निवारण प्रभाव नहीं है, ये न्याय संगत परिपाटी नहीं है। इस वाक्य में क्या हुआ है, निषेध, डिनाइंग द इंसिडेंट तर्क दोष है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। ये कौन सी यूनिट से क्वेश्चन है, कोई बताएगा कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 28, साहू बेटा कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है, एक बारी बता दो। अभी याद रखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, जब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे कि हाँ भाई हमने ये पढ़े हुए हैं, हेल्पर्स ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। थैंक यू हेल्पर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखना जरूरी है। कहां से है ये? आपके क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन से भी निकाला जा सकता है। दूसरा किससे निकाला जा सकता है? वेन डायग्राम से। दो तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। इन्होंने क्या कहा, कौन लॉजिकली इक्विवेलेंट है? कुछ भौतिक शास्त्री उत्कृष्ट प्रोफेसर होते हैं, कुछ भौतिक शास्त्री गैर उत्कृष्ट प्रोफेसर नहीं होते हैं। कोई भी उत्कृष्ट प्रोफेसर भौतिक शास्त्री नहीं होता है, और कुछ गैर उत्कृष्ट प्रोफेसर गैर भौतिक शास्त्री नहीं होते हैं। सही आंसर है ए और बी, तार्किक रूप से समतुल्य। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए एक हमने वेन डायग्राम बनाया, किसका बनाया? एक बनाया प्रोफेसर का जो आउटस्टैंडिंग है, एक बनाया भौतिक शास्त्रियों का यानी कि फिजिसिस्ट का, ठीक है, वो बना लिया। पहला स्टेटमेंट कहता है कि कुछ भौतिक शास्त्री उत्कृष्ट प्रोफेसर हो सकते हैं, तो हम इस गोले को इसमें मिला के देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब कुछ। अब अगर कुछ हो सकते हैं तो कुछ भौतिक शास्त्री गैर उत्कृष्ट प्रोफेसर नहीं होते हैं, ये दोनों सही है। गैर उत्कृष्ट प्रोफेसर नहीं होते हैं कुछ भौतिक शास्त्री, यहां पर क्या हो जाएगा? सम और सम नॉट। क्या कहता है? ये दोनों एक टाइम पर सही हो सकते हैं, लेकिन दोनों एंड टाइम पे गलत नहीं हो सकते। अगर क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से हम देखें तो क्या कहते हैं, समतुल्य की बात करें, सब कॉन्ट्रेरी की बात करें, तो वो ये कहते हैं कि ये दोनों यानी हमारा सब कॉन्ट्रेरी यानी आई और ओ एक साथ सही तो हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं हो सकते। इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर भी मैंने दे दिया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, पहले दे दिया। कौन से दोनों सत्य नहीं हो सकते लेकिन दोनों गलत हो सकते हैं? कौन से, मेरे को उनका आप बताओगे जरा, कौन से ऐसे हैं जो दोनों सही नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं? वो कौन सा होगा? कॉन्ट्रेरी की सब कॉन्ट्रेरी? और अगर कॉन्ट्रेरी है तो कॉन्ट्रेरी कौन से होते हैं? सब कॉन्ट्रेरी है तो सब कॉन्ट्रेरी कौन से हैं? दीपशिका सी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे बता दो जरा एक बार, कॉन्ट्रेरी जिसे हम कहते हैं विपरीत, विपरीत संबंध किसके बीच होता है? सब कॉन्ट्रेरी यानी उप विपरीत संबंध किसके बीच होता है? ठीक है, उसके अलावा ए का क्या मतलब है, ई का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है, और ओ का क्या मतलब है? अभी देखने में पता लग जाएगा कितना आता है कितना नहीं आता है। अभी हेलन देखना बेटा, यहीं से क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। कॉन्ट्रेरी आई और ई होता है, आई और ओ सब कॉन्ट्रेरी होता है, बिल्कुल सही। कॉन्ट्रेरी संबंध यानी विपरीत संबंध किसके बीच में होता है? ए और ई के बीच में। सब कॉन्ट्रेरी संबंध होता है आई और ओ के बीच में। ए ई आई ओ का क्या मतलब होता है? अब क्या चीज है,
भाई विपरीत का मतलब है कि अगर एक यस है तो एक तो डेफिनेटली नो होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, है ना। तो ए और ई में क्या कहते हैं कि देखिए ए और ई में कोई एक, विपरीत का मतलब है अपोजिट, यानी अगर ए सही होगा तो ई गलत होगा, ई सही होगा तो ए सही होगा। ठीक है, तो ये संबंध है कि आई और ओ में क्या है कि ये दोनों एक समय पे दोनों एक साथ सही हो सकते हैं, लेकिन एक साथ ये दोनों गलत नहीं हो सकते हैं, और यही चीज इसमें दी गई है, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। ठीक है, जबकि ए और ई में कोई एक तो गलत होगा ही होगा, तो ये दोनों एक समय पे सही नहीं हो सकते। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो कोई भी आपको क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में हरा ही नहीं सकता है। राधे राधे मिक्की बेटा, क्लास स्टार्ट हो गई थी 4 बजे, इसका नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम पे दिया गया था। ए फॉर ऑल पॉजिटिव बिल्कुल सही है, ई फॉर कोई भी पॉजिटिव नहीं, नो जहां पे नो लग जाए, आई फॉर सम, ओ फॉर सम नॉट, यानी कुछ लोग मान लीजिए ईमानदार नहीं है। ये चीजें समझ में आ गई तो समझो आराम से निकाल ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 30, पहाड़ पर अग्नि है क्योंकि ये है, किसका उदाहरण है? मैंने आप लोगों को ये करवाया था, बताना जरा, एग्जाम्पल भी कहा था, एक बार और समझा दें। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ये होता है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन यानी स्क्वायर। ठीक है, इसमें ए होता है, ए का मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव, यानी हमेशा जो चीजें जैसे सभी या ऑल लगा हो तो वो समझ लेना हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव है, पॉजिटिव वे में। ई का मतलब है निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव। आई का मतलब है सम जहां लगा हो, यानी कुछ पॉजिटिव चीज, ए तो पॉजिटिव है ही है, बट इसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी कम होती है, बट फिर भी पॉजिटिव है, यानी अगर ए सही होगा तो आई के सही होने के चांसेस बढ़ते हैं। बट ओ क्या है, ये भी निगेटिव टर्म में आता है, ये पर्टिकुलर पॉजिटिव, ये पर्टिकुलर निगेटिव। ठीक है, अब ए और ई का संबंध है कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा, या तो ई सही होगा या ए सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। हालांकि दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, लेकिन आई और ओ सब कॉन्ट्रेरी संबंध है, ये कहते हैं दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। अगर हमारा ई सही होगा तो ओ के भी सही होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि माइनस निगेटिव निगेटिव सही, अगर ई सही है तो ओ भी सही हो सकता है। सेम ऐसे ही अगर हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव की बात करें, ए सही है तो हमारा आई सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन ए का मतलब है, ए का विरोधी कौन है, ओ। अगर ए सही होगा तो ओ भी गलत होगा, क्योंकि निगेटिव है, ई और ओ दोनों गलत हो जाएंगे। हमेशा याद रखो, ए सही है तो ई और ओ तो गलत है ही है। सेम ऐसे ही अगर हमारा ई सही है तो क्या होगा, अगर हमारा ई सही है तो आई और ए गलत हो जाएंगे, क्योंकि आई विरोध करता है और ए तो सही हो ही नहीं सकता। फिर समझ आ रही है? ऐसे ही ओ अगर सही है तो नेचुरल सी बात है ए गलत होगा, क्योंकि वो ओ का विरोधाभासी है, जबकि आई के सही होने के चांसेस होंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। ठीक है, समझ गए? अभी देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, पहाड़ पर अग्नि है क्योंकि ये है, किसका उदाहरण है, साधारण का। तर्क की शास्त्रीय भारतीय शाखा में 5 प्रकार की भ्रांतियां मानी जाती हैं। पहाड़ पर अग्नि है क्योंकि ये है, साधारण तर्क दोष है, क्योंकि यहाँ गे यानी गे का मतलब जिसके बारे में हम जानते हैं कि अग्नि और अग्नि और धुआं दोनों में ही क्या रहता है, व्याप्त रहता है। तो साधारण तर्क दोष तब होता है जब मध्य पद प्रकृति में बहुत व्यापक होता है, नतीजतन सकारात्मक नकारात्मक दोनों उदाहरणों में मौजूद होता है, इसलिए इस नियम का उल्लंघन करता है कि नकारात्मक उदाहरणों में मध्य पद मौजूद नहीं होना चाहिए। असाधारण तब होता है जब मध्य पद प्रकृति में संकीर्ण यानी छोटा होता है। अनुपसंहारी जब मध्य पद गैर अनन्य होता है। बधित यानी मध्य पद का अनुमान होता है, जैसे धारणा के अलावा किसी अन्य प्रमाण द्वारा खंडन किया जाना। अनुपसंहारी तो बता ही दिया आपको, बाधित
तो भी आपको पता ही है, तो यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, थोड़ा सा क्लियर करके लिखा गया है बस। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इस समय जो कन्वर्जन है आपके इस तरीके के क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। पहले एक एक क्वेश्चन पूछा जाता था जहां पे कहते थे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो पहले क्या पूछा है इन्होंने, पहले पूछा है कि ये लिखा है डेसिमल 43.25, बेस क्या है 10 यानी डेसिमल है। देखिए कहीं पर भी दशमलव या बाइनरी नाम नहीं लिखा है इन्होंने। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम नेहा सोवा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कहीं लिखा है इन्होंने कि ये बाइनरी है, ये डेसिबल है, कहीं लिखा है इन्होंने? जल्दी बताइए, कहीं लिखा है कि डेसिमल बाइनरी निकालिए या बाइनरी टू डेसिमल करिए? लिखा है कहीं? कहीं नहीं लिखा है। कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे अगर हमें पता नहीं है कि बाइनरी टू करना है? थैंक यू जुल्फिकर बेटा। सारी चीजें हैं, बस आप लोगों ने आराम से पढ़ना है इसको, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली फिर। और वीडियो को लाइक करना है भाई, अभी आधे बच्चों ने ही लाइक किया है भाई, पूरे लोग लाइक कर दिया करो। कैसे पता चलेगा, हमें करना क्या है? बेस पता होना चाहिए। आधार की संख्या से, आधार की संख्या से, जैसे मैंने आपसे कहा था जो बाइनरी है 2 नंबर का होता है, 0 1, तो बाइनरी का बेस कितना है 2, डेसिबल का कितना है 10, 10 अंकों का 0 से 9, ये भी पूछा जा सकता है 0 से 9 है ना। फिर हेक्साडेसिमल 16 नंबर का, 16 जिसमें कि आपके अल्फाबेट भी लगते हैं। ऑक्टल का बेस कितना है, ऑक्टल अगर आपको पता है तो आपको पता लग जाएगा 8। अभी क्या है यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 लिखा है और यहाँ पे 10 लिखा है, यानी पहले में इन्होंने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। इन्होंने कहा 43.25 डेसिमल को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इतना निकलेगा। पॉइंट्स में किया गया है, क्या किया इन्होंने, सबसे पहले 43 का डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट किया, जो कि आप इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। 43 आराम से निकाल लोगे, कोई टेंशन नहीं होने वाली। 0 1 0 1 0 1 1, पहले तो ये संख्या निकल आई। अब हमें 0.25 के बारे में पता करना है। 0.25 तो क्या करेंगे, 2 बार करेंगे, यानी पहली बार में 0.25 इंटू 2 और दूसरी बार में फिर से जो भी आपका आएगा 0.50 इंटू 2, 1.001 और वही 0.01 यहां लगा देंगे, तो पहला कथन सही। अब इन्होंने 1110 यानी पहले जो पहले की संख्या है उसको निकालेंगे, 1110, फिर पॉइंट लगा है 111, इसमें माइनस के साइन लग रहे हैं, ऊपर प्लस के हैं। सेम ऐसे ही यहां से सॉल्यूशन निकाल के देखेंगे तो देखेंगे कि जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि दूसरे में कितना आना चाहिए था 14.875, कितना आना चाहिए था 14.875, ये आंसर करेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके के डेसिमल बाइनरी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 32, जो पॉइंट्स हैं उसका भी ध्यान रखना, पॉइंट्स में किस तरीके से निकालना है। राधे राधे अर्चना बेटा, आंसर करो ज्योति जल्दी से इस क्वेश्चन का। की लॉगर क्या चीज है, किस प्रकार का मैलवेयर का उदाहरण है की लॉगर? अभी उस दिन मैंने आईसीटी की क्लास में की लॉगर का बताया था। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 13 मार्च का पेपर है, अभी 13 मार्च 2023, शिफ्ट 2 पेपर 1 यूजीसी नेट, सारी चीजें बता दे रही हूं भैया, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्पाईवेयर। की लॉगर यानी ऑलरेडी वो की है, क्या है वो? की लॉगर मतलब ऑलरेडी की लगा इस वर्ड में।
की लॉगर या स्टॉक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर ऐसे डिवाइस हैं जो कि बोर्ड की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं। की लॉगर स्पाईवेयर का एक रूप है जहां उपयोगकर्ता अनजान होते हैं उनके कार्यों को ट्रैक किया जा रहा है। की लॉगर का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। हैकर्स इसका उपयोग दुर्भावनापूर्ण आपकी निजी जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि नियोक्ता कर्मचारी गतिविधियों की निगरानी के लिए कुछ की लॉगर आपको स्क्रीन को यादृच्छिक अंतराल पर भी कैप्चर कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर के रूप में भी स्टॉक को एक छोटी फाइल में संग्रहित किया जा सकता है। अगर आपको ध्यान हो तो कभी कभी एटीएम पे बहुत स्कैम सुनने में आया था कि वहां पे जब आप एटीएम पे जाते हो, जब वहां पे आप पासवर्ड डालते हो तो बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि यही वो जो मालवेयर या स्पाईवेयर होते हैं क्या करते हैं, ये जो कीबोर्ड होता है आपके, उसके नीचे कोई कोई ना कोई ऐसी चीज लगा देते हैं जिससे कि आपके फिंगरप्रिंट या आपकी मान लीजिए जो पासवर्ड है आराम से ट्रैक कर लेते हैं। 3 मार्च का मेरे को देखना पड़ेगा हेलन, मुझे देखना पड़ेगा बेटा। 3 मार्च का मुझे याद भी नहीं है, मैंने इतने क्वेश्चन पेपर कराए हैं। वो किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत। मान लीजिए आप किसी सिस्टम पे बैठे हैं, आपकी बगल वाला कोई आपके सिस्टम पे बैठे बैठे आपकी सारी जानकारी, आपके ओटीपी, आपके पासवर्ड देख रहा है, जासूसी कर रहा है, स्पाईवेयर। इसीलिए कहते हैं ना, कभी भी पासवर्ड डालिए तो ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कोई देख रहा हो। जिस चीज का इस्तेमाल करें, जैसे कई बार आपने देखा होगा कई जगह पे तो ये भी कहा जाता है पब्लिक डोमेन या पब्लिक नेट, जो वाईफाई होता है उनका इस्तेमाल कम से कम करें। पब्लिक का, जैसे पार्क वगैरह में लगे होते हैं, कई जगह पे ऐसे ही होते हैं कि फ्री मिल रही है चीज, फ्री वाईफाई मिल रही है, इस्तेमाल कर लो। नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या पता आपके सिस्टम की जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ले ले। इकोनॉमिक्स का जल्दी कराऊंगी जयश्री, आज या कल में इकोनॉमिक्स का करवा दूंगी, ठीक है? जैसे ही टाइम मिलता है बेटा मैं कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 33, free in online encyclopedia such as Wikipedia contain a huge number of articles. Which of the following statement about the online encyclopedia are correct? आईसीटी में इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, एंड ट्रस्ट मी, आपको मैंने कल भी एक वीडियो बना के बताया था कि भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू करिए। बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे कि मैम कब से करें, तो 2020 के बाद के जितने भी पेपर हैं उन सबको उठा लीजिए, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को करिए। आज रात को क्लास होगी, याद रखिए 9 बजे के अराउंड एमसीक्यूज की, तो उनको भी पढ़ना है, सॉल्व करना है। 33 का सही आंसर। थैंक यू एसपी। किट्टू, मेरे पास जो कॉमर्स का बेटा अभी पीवाईक्यू रहेगा ना बेटा, मैं वो अभी आप लोग को करवा दूंगी, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट मेरे अकेले से करवाने बड़े मुश्किल है। थोड़ा सा डिफिकल्टी है, इस वजह से जो भी मेरे से पॉसिबल होगा। चलिए अभी यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ए एंड सी। इंसाइक्लोपीडिया या ऑनलाइन विश्वकोश जैसे कि विकिपीडिया में भारी मात्रा में लेख शामिल होते हैं। ऑनलाइन विश्वकोश के संदर्भ में कथनों में कौन सा सही है? तो सही है कि लोग किसी विषय के लिए प्रासंगिक लेखों को शीघ्रता से खोज सकते हैं। विकिपीडिया में आपको सारी जानकारी मिलती है, ये अपडेटेड होते हैं, बहुधा अपडेट किए जाते हैं और सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से विश्वकोश हैं? निशुल्क ऑनलाइन विश्वकोश, इनसाइक्लोपीडिया कौन सी है? विकिपीडिया, ब्रिटानिका, कई कई बार इनके भी नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, आईसीटी का ये क्वेश्चन देखिएगा। 22 फरवरी का शिफ्ट 1 का। नीलम अभी मैं देखती हूँ बेटा, अगर मेरे को, क्योंकि टाइम इतना कम है कि जिसकी वजह से मैं अगर सॉल्व करने लगूंगी ना तो इतना टाइम चला जाएगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कम से कम
टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को कराने को मिल जाए। नमस्ते अतुल। ठीक है, तो मैं ऐसी चीजें करा रही हूँ जो जल्दी तुम लोग कर सको। हिस्ट्री का भी करवाना है बेटा, सब चीज है मेरे दिमाग में, बट अकेले में मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल हो नहीं पाता है टाइम मैनेजमेंट, तो थोड़ा अंडरस्टैंड किया करो उस चीज का कि हाँ कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। रैम रोम डीवीडी, डीवीडी रैम मैचिंग है ये। आंसर यहां देखिए, ऑप्शन नंबर 1, यहां इंग्लिश में देख लो चाहो तो। रैम क्या होती है? अस्थाई अर्धचालक। रैम में क्या होता है, अगर मान लो लाइट चली गई, डेटा चला गया, यानी अस्थाई मेमोरी। ठीक है, सीधी सिंपल लैंग्वेज, जिसको इन्होंने इतना ज्यादा क्या कर दिया है, भारी कर दिया लैंग्वेज। रोम क्या होती है? रोम का मतलब नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल यानी लाइट चली भी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता रोम में, जो चीजें लिखी हैं वो लिखी रहेंगी, मिटेंगी नहीं, सिंपल लैंग्वेज। डीवीडी क्या है? एक ऑप्टिकल भंडारण मीडिया जो एकल स्पाइरल ट्रैक और दोहरी परत वाली प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है। डीवीडी रैम प्रकाशीय भंडारण ये भी है, संकेंद्रित टैंकों का प्रयोग करती है और एक ही समय में लेखन और पठन दोनों की अनुमति प्रदान करती है। इसको यहां पर आप लोग एक बार पढ़ लेना, ये पीडीएफ आपको दे दूंगी मैं। क्वेश्चन नंबर 35, यदि ईमेल प्राप्तकर्ता किसी अन्य समय क्षेत्र में है जहां के समय का अंतर 12 घंटे का है तो वहां ईमेल भेजने से समस्या उत्पन्न होगी। ईमेल प्रणाली में बीसीसी का आशय ब्लैक कार्बन कॉपी। और बाय गॉड यार, ये क्वेश्चन तो इसी पीवाईक्यू में, ये मैं दूसरे टाइम देख रही हूं कि सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है होम साइंस का। यस बेटा, मैं क्या बोलूं, कराने का तो पूरा है, धीरे धीरे कराऊंगी मैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी डीआई भी दिखानी है, सोचो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी। 35 ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूं आपके, अभी 2023 वाले क्वेश्चन पेपर में आया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि हम ईमेल भेजते हैं उसका समय से कि 12 घंटे दूर अगर कोई बैठा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम पर ही पहुंचेगा, है ना, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। बीसीसी का मतलब ब्लैक कार्बन कॉपी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सेम क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, बोथ आर इनकरेक्ट। 36 क्वेश्चन नंबर, एनवायरमेंट देखिए जरा, याद रखिए एयर पॉल्यूटेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा एयर प्रदूषक, वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक वर्षा क्यों जल को अम्लीय बनाते हैं? मतलब ऐसे कौन से वायु प्रदूषक हैं जो वर्षा के जल को अम्लीय बनाते हैं? आंसर देखिए फटाफट इसका, 36 ऑप्शन नंबर 1, यानी आपका नाइट्रिक्स ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर ई सल्फर डाइऑक्साइड। पीएच वैल्यू भी पूछी जाती है, याद रखिएगा, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप H+ आयन के कारण वर्षा जल की पीएच वैल्यू 5.6 होती है। वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा मानवीय क्रियाकलापों का उत्पाद होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड वर्षा जल को अम्लीय बनाते हैं। कौन वर्षा के जल को अम्लीय बनाता है? पीएच वैल्यू कितनी होती है अम्ल वर्षा की, जब 5.6 से कम हो जाती है पीएच वैल्यू। वर्षा के जल की पीएच वैल्यू 5.6। ये जो पीएच वैल्यू है इसका फुल फॉर्म कौन से, जैसे मान लीजिए कभी ऑरेंज के जूस का पीएच वैल्यू बोल देते हैं, एक आरओ के पानी का पीएच वैल्यू बोल देते हैं, है ना, वर्षा के जल का पूछ लेते हैं। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन इतना इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देती हूँ, तुम लोग भूल मत जाना कि इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? एक स्टेटमेंट में डाल दिया अम्ल वर्षा, सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर गिरता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? मैंने उस दिन आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा भी था, कितनी होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस और कौन कौन सी?
बिल्कुल बेटा मैं करवाती हूँ, देखो अभी मेरे को टाइम मिल जाए तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही कराना स्टार्ट करती हूँ मैं। जल्दी से फिर वीडियो को तो लाइक कर दिया करो सब लोग बिना कहे। कितने प्रकार की होती है ग्रीन हाउस गैस, उस दिन मैंने क्लास में आप लोगों से पूछा भी था। 6 प्रकार की, बिल्कुल सही। इनमें से बता सकते हैं कौन कौन सी हैं? इसीलिए मैंने कहा था उस दिन इन गैसेस को याद कर लेना। 37 का आंसर, ब्लड का पीएच 7.5 7.4, वेरी गुड बेटा। अब यही चीज है ना कि अभी जैसे मैंने आपको बोला पीएच वैल्यू के बारे में, अब कुछ बच्चे तो पीएच वैल्यू को गूगल से सर्च करके अपने पास रख लेंगे कि हाँ भाई मेरे को एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ बच्चे इसको इग्नोर कर देंगे। अब वही डिफरेंस होता है कि एक जेआरएफ ले जाता है और एक कुछ पॉइंट से चूक जाता है। तो इस टाइम पे जब एग्जाम आ रहा हो, आपसे अगर कोई भी चीज कही जाए तो उसको ये मानिए कि यार ये चीज इसका मतलब है आने की संभावना है। इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन ये पढ़ लिया, समझो एनवायरमेंट ग्रीन हाउस गैस से कहीं भी क्वेश्चन आया आप सॉल्व कर लेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस कितनी होती हैं? प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की गई है, तो यहां सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ए, बी और ई। सरफेस ओजोन, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड। जबकि और कौन कौन सी होती है? जलवाष्प, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? शेड्यूल गलत दिखा रहा है। आदर्श अभी एडमिट कार्ड आएगा उसमें प्रॉपर क्लियर होगा बेटा। वेरी गुड जयश्री। CO2, CH4, N2O, NFC, PFC, SF6, वेरी गुड। याद कर लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। ग्रीन हाउस गैस इनका फेवरेट है। ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? प्रश्न में मीथेन भी है। हमने क्या टाइप किया यार, गलत कर दिया क्या? अच्छा मीथेन भी है। हाँ यार ये भी तो है, मीथेन भी है। ग्रीन हाउस गैसेस में इस वाले ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है ना, अमोनिया का यार क्या है, अमोनिया है कि नहीं है? जलवाष्प है, ये तो बिल्कुल सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन 36 से 37% जलवाष्प का रहता है। अमोनिया एक बार कंफर्म करना जरा, अमोनिया पे कंफर्म, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है। नाइट्रस नहीं है अमोनिया की, नाइट्रस। एक बार आपने क्या करना है, इसको गूगल पे सर्च कर लेना बच्चे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। जितनी ग्रीन हाउस गैसेस है किसका कंट्रीब्यूशन है, इसको एक बार आपने पढ़ना है। थोड़ा सा सर्च मारो यार यहाँ पे, अमोनिया है कि नहीं है। 38 क्वेश्चन नंबर। चलो अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सर्च मारना, जरा क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो या अभी PDF मिलेगी तो उससे देख लेना। निष्क्रिय सौर तंत्र अचल माध्यम में ऊष्मा संचित करने के बजाय ऊष्मा अवशोषित माध्यम को ही पंप करता है। सौर ऊर्जा यहां तक कि 1000 डिग्री सेल्सियस या उसके अधिक सीमा तक उच्च तापमान उत्पन्न कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 38। ग्रीन हाउस गैसेस की इसी तरीके से आपसे पूछी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स एंड ओजोन वो नहीं है। अमोनिया नहीं है उस वाले क्वेश्चन में, अमोनिया गलत होगा भाई, ठीक है, अमोनिया नहीं है। 38 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक गलत है और जो दूसरा है वो सही है कि सौर ऊर्जा 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक सीमा तक उच्च तापमान उत्पन्न कर सकती है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन एक बार आप लोग पढ़ लेना, ये पूरी PDF आपको मिलेगी।
क्वेश्चन नंबर 39, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत है, याद रखिए क्या चीज सबसे ज्यादा आ रही है। ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटेंट है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी पॉल्यूशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेचुरल हजार्ड्स, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। और प्रोटोकॉल्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल है। वेस्ट मैनेजमेंट आपका आ रहा है। इस समय गवर्नमेंट हाइड्रोजन पे काम कर रही है, तो हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड ब्लैक हाइड्रोजन क्या है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है, इससे क्वेश्चन आ रहा है ना। तो इसी तरीके की चीजें इस समय पूछी जा रही हैं। इसका पीडीएफ अभी वेबसाइट पे बेटा अपलोड करूंगी, आराम से उसको वहां से डाउनलोड करना, मैं लिंक अभी शेयर कर देती हूँ। सही आंसर इंडोर एयर क्वालिटी। पहले की भी पीडीएफ, यानी जो अभी तक मैंने जितने भी 2023 के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए हैं लेटेस्ट वाले, वो पूरी लिंक प्रोवाइड करूंगी, वहां से बाकी के भी डाउनलोड कर लेना अगर नहीं किए हैं तो। रुग्ण भवन संरक्षण यानी सिक बिल्डिंग सिंड्रोम आंतरिक वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं। घरों के अंदर प्रयुक्त होने वाली जैव ईंधन बिल्डिंग औद्योगिक इकाइयों में दहन प्रक्रिया से CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन, फोटोकॉपी करने वाली मशीन, वातानुकूलित स्प्रे, बिल्डिंग मटेरियल, पुरानी इमारतों को नींव और दरारें आंतरिक वायु प्रदूषक के विभिन्न स्रोत हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडोर एयर जो आपके प्रदूषक हैं वो कौन से हैं और उससे क्या क्या हो सकता है, तो डिटेल पढ़ लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बीओडी, बीओडी क्या चीज है? बाकी सब लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, सारी की सारी लिंक्स क्लास के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएगी आपको उसकी डिटेल। अभी ये पीडीएफ जिधर है मैं उसका पहले आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। डेली विजिट करिए, वहां पर वेबसाइट पे बहुत सारे क्विज भी डाले हैं मैंने, करना आप लोगों को है वहां पे पार्टिसिपेट। ठीक है, ये लिंक मैंने शेयर करी है, आप लोग इससे इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी डायरेक्टली जाकर के भी सर्च कर सकते हो, और इस लिंक को भी क्लिक करोगे तो वहीं जाओगे। 40 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बीओडी का फॉर्मूला देखिएगा। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जल प्रदूषण मापने की प्रमुख इकाई है। जल प्रदूषण को किसके द्वारा मापा जा सकता है? जल प्रदूषण को किसके द्वारा मापा जा सकता है? BOD is measure water contamination। जल प्रदूषण को मापना होता है, यस, ये भी करंट का ही है। आगरा में जोन था जो उसे खत्म कर दिया गया। मैं आपसे कहती हूँ ना कि बार बार की भाई देखो करंट अवेयरनेस से क्वेश्चन आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम करंट अफेयर करा दो। भाई करंट अफेयर अपन नहीं करा सकते, वैसे वाले करंट अफेयर, क्योंकि अपने यहाँ करंट अफेयर नहीं आते, पढ़ने हैं करंट अफेयर, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते घुमा के, यानी अवेयरनेस के, कि आपको किसी चीज के बारे में कितना पता है। वो ये नहीं पूछेंगे कि हाँ बजट में क्या किया गया, वो स्टेटमेंट में दे देंगे कि अच्छा बताइए बजट में इतनी जो है जो इनकम टैक्स की जो वो करा गया है, बढ़ाया गया है, या उसमें ये पॉलिसीज आई हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी आई हैं, स्टेटमेंट में आएंगे। तो आपने अगर पढ़ना ही है ना तो जितना ज्यादा हो सके, जितनी भी आजकल जितनी भी न्यूज आ रही हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
अकार्बनिक कार्बनिक अवशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। बीओडी का अधिक होना क्या कहलाता है कि जल संक्रमित है। कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ती है। O2 का उपयोग इसी के साथ बढ़ता है, जिससे जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। 41 कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है, जरा बताना तो। कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है ये? अच्छा लग रहा है जशोबंता, समझ आ रही है बेटा? बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बात ये है। अभी शाम को भी मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम अच्छे खासे क्वेश्चन मैं करवा दूं, तो एमसीक्यूज कोई मिस नहीं करेगा रात के। 8:30 बजे भी एक बार चेक कर लेना, अगर मेरा मूड बन गया, टाइम मिल गया तो 8:30 बजे भी, नहीं तो 9 बजे। पाणिनि में ने निम्नांकित किस स्थान पर शिक्षा ग्रहण की थी? वाह भाई वाह, उस दिन ही मैंने कराया था। पाणिनि कौन सी उसमें थे? हायर एजुकेशन का ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया। फर्स्ट एंशियन यानी पहली प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी है? वर्ल्ड की और इंडिया की। दो क्वेश्चन है एंशियंट यूनिवर्सिटी के बारे में, प्राचीन यूनिवर्सिटी के बारे में। पहली चीज मैंने कही कि पूरे विश्व में जो प्राचीन यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, और दूसरी मैंने कही इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, क्योंकि अब एग्जाम आ रहे हैं ना, तो मेरा भी यार इस समय थोड़ा दिमाग लगा हुआ है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आप लोगों को करा ही दूं। वैशाली, अगर मैं बात करूं कि बिल्कुल सही है तक्षशिला। तक्षशिला आपने कहा कि पहली यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो तक्षशिला है कहां पे? तक्षशिला वर्ड की हो गई, बिल्कुल ठीक है। बट अगर मैं बात करूं तो तक्षशिला इस समय कहां पे है? इंडिया की नालंदा है, क्योंकि तक्षशिला कहां पे है? दूसरी मैंने, अगर वो चीज तक्षशिला भारत में होती तब तो हम कह देते कि हाँ भारत, पाकिस्तान में है भाई, वेरी गुड पारुल। कहाँ पे है तक्षशिला? पाकिस्तान में। भाई जो चीज पाकिस्तान में है तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया की भी वो प्राचीन यूनिवर्सिटी? हाँ, अगर वो तक्षशिला इस समय भारत में होती तो तक्षशिला भारत की होती, बट पाकिस्तान में माना जाएगा। तो वर्ल्ड की कौन सी है? तक्षशिला। और इंडिया की कौन सी है? नालंदा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला। पाणिनि काफी पुराने रहे हैं स्कॉलर। तो प्रमुख क्या थे? व्याकरणविद थे, अष्टाध्यायी उनकी रचना थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाणिनि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बुद्ध और महावीर का काल था उस समय, माना जाता है। गांधार में रहते थे, आज के समय में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है, और तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय से जुड़े थे ये। ठीक है ना, याद रखना, अब तो भूलोगे ही नहीं मेरे को लग रहा है। 42 क्वेश्चन नंबर। एनसीटीई का फुल फॉर्म बताएंगे कौन? भारत में ही खत्म हो गई थी, बट फिर भी माना जाता है उसको। एनसीटीई का फुल फॉर्म। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 स्टैचुरी बॉडी। सांविधिक निकाय स्थापित कब हुई थी? कौन से ईयर में बनी थी और कौन से अधिनियम के द्वारा? फुल फॉर्म क्या है एनसीटीई का? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। स्थापना कब हुई और
कौन से अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई? ये दो चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपको आंसर देना होता है। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लो और मेरे को थम्स अप करना जरा। हर बार मैं पढ़ लेती हूँ, फिर बाद में दोबारा क्वेश्चन पूछो तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आज आप थोड़ा सा पढ़ो, थम्स अप करना जैसे ही पढ़ लेना। पढ़ लिया? जल्दी से बताओ फिर, अगर पढ़ लिया तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अगर आप कह रहे हैं आपने पढ़ लिया तो जल्दी से मुझे बताएं इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका क्षेत्रीय मुख्यालय भुवनेश्वर, बेंगलुरु, जयपुर, भोपाल। स्टैचुरी बॉडी है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुसरण के रूप में की गई थी। बहुत अच्छे भाई, ये तो बता दो जरा, यूजीसी के कितने रीजनल ऑफिस हैं या क्षेत्रीय ऑफिस हैं? कितने हैं यूजीसी के? यूजीसी को किस एक्ट के थ्रू लाया गया था? वैशाली 6 हैं। कौन कौन से हैं? नाम बताओ जरा, कौन कौन से हैं? किस एक्ट के थ्रू लाया गया यूजीसी को? सोवा का बर्थडे है भाई 17 अगस्त को, सब याद रखना भाई हैं। 1953 एक्ट कौन सा है यूजीसी का? 1953 के तहत स्थापना की गई थी। 1956 इसका ईयर है यूजीसी का। याद रखना भैया, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखो। अभी तक सबको आती होगी एनईपी 2020, ये तो बहुत आसान है, सबको आता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबको आती है। गर्मी का हाल ना पूछो, इस समय हमारा पूरा सिस्टम जो है ना उबल रहा है, उबल। इतनी ज्यादा हीट हो रखी है। जल्दी से एनईपी 2020। मेरे को नहीं लगता कि आप लोग को इसका आंसर नहीं आता होगा, क्योंकि सभी को इसका आंसर आता है। मैं जूम कर रही हूँ, कोई ये नहीं कहेगा अपने को कुछ दिखा नहीं था। 1956 में स्टैब्लिश हुई थी, एक्ट था 1953। जयश्री 1953 के एक्ट में आया था। स्थापना 1956 में हुई थी। कौन सी धारा के तहत हुई थी? धारा कौन सी थी? आर्टिकल कौन सा था? दोनों ही गलत हैं, यूपीएससी ने कहा है डी होना चाहिए। सो देखते हैं भाई, क्या बात है। ऑप्शन नंबर 1 सही है इस क्वेश्चन का। जरा एक बार एक्सप्लेनेशन देखिए, जरा एक्सप्लेनेशन क्या, इसी की डिटेल देखिए। एनईपी के अनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद नेक के नाम से जाने जाने वाला भारत का उच्च शिक्षा आयोग का दूसरा शीर्ष एक अधिप्रत्ययनकर्ता निकाय होगा। यह संस्थानों के प्रत्यायन का काम करेगा, जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्पष्टीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा। एनईपी 2020 के अनुसार दीर्घकाल में यह कल्पना की गई कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार प्रत्यायन एक द्विआधारी प्रक्रिया बन जाएगा। दैट इज वाई ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। 44 क्वेश्चन नंबर, कौन सी आधार है जिसके आधार पर भारत में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु नागरिकों के साथ भेदभाव को संवैधानिक तरीके से निषिद्ध किया गया? क्वेश्चन को लेवल देखो, लग रहा है कहीं से कि यूपीएससी से कम है। 12 का बी, वेरी गुड। यूजीसी जो आर्टिकल है, याद रखिए, एक्ट है 1953। 12 बी के तहत 1956 को यूजीसी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर किसका दूसरा स्थान? भारत की उच्च शिक्षा का दूसरा शीर्ष एक अधिप्रत्ययन करता निकाय। नेक को इन्होंने बोला है भाई, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल को सेकंड उसमें माना है, सेकंड वर्टिकल में माना गया है, मेटा अकॉर्डिंग बॉडी के अंतर्गत। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार उठा के देखना, जो हायर अपनी जो वो है रेगुलेटरीज हैं, उसमें सर्च करना तो आंसर मिलेगा। वर्टिकल में, फर्स्ट वर्टिकल में कौन है, सेकंड वर्टिकल में कौन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत प्रावधान किया गया, यानी अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं भाई साहब, आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय पट्टायन बोर्ड को किन विषयों के गुणवत्ता आश्वासन को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया? क्वेश्चन नंबर 45, मानविकी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, नेचुरल साइंस, मैनेजमेंट। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक की जितने भी क्वेश्चन देखे अभी आज की इस क्लास में, आज की बात करूं अभी तक की, कल मैंने 23 तक करा दिए थे, 23 में मैंने डीआई को छोड़ दिया था, ठीक है ना, डीआई नहीं कराई थी, उसके अलावा मैंने करा दिए थे 5 क्वेश्चन, इसमें से माइनस कर दो, यानी 18 कल करा दिए थे। उसके बाद 23 के बाद अभी 45, यानी समझ लो कितने हो गए, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इनका जो लेवल आपको क्या लग रहा है कि टफ है, मॉडरेट है या इजी है? आराम से कितने लोग कर लेंगे? हिला देने वाले क्वेश्चन है? कंफर्म है? अभी तक के इतने जो क्वेश्चन देखे आपने, 13 मार्च का जो ये क्वेश्चन पेपर आपने देखा, आपको लग रहा है ये जो थ्योरी के क्वेश्चन है हिला देने वाले हैं? कितने लोगों को लगता है कि आ जाएगा ऐसा पेपर, अपन कर लेंगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी बी, सी और डी। आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, नेचुरल साइंस, एनबीए भारत की शुरुआती अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई धारा 6 के तहत 1994 के अंतर्गत स्थापना की गई थी। एनबीए की स्थापना धारा 10 के अंतर्गत 1994 में एआईसीटी अधिनियम के तहत की गई थी और 7 जनवरी 2010 से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता के लिए अस्तित्व में आया। इसमें कौन कौन से विषयों को कराने के लिए बात करी गई, उनको बढ़ावा देने के लिए? टफ टू मॉडरेट, मॉडरेट था। चलो यार, फिर ये क्या है, इसको देख के क्या बोलोगे, जरा एक बारी हाथ उठा के बोलो जरा। मैंने अभी तक डीआई दिखाई नहीं थी और मैंने कल आपसे कहा भी था कि अगर मैंने डीआई दिखाई तो आधे लोगों का तो दिमाग खराब हो जाएगा डीआई देख करके। तो अभी आपके सामने, आशु पहले डीआई देखना बेटा। आरसी की मैं एक क्लास में सारी चीजें समझा दूंगी, आरसी डिफिकल्ट नहीं है, ये याद रखना। आरसी में आपको कोई ज्यादा चीजें नहीं सोचनी है, क्योंकि आरसी में जो आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं ना, उसी क्वेश्चन के अंतर्गत ही ढूंढने हैं। वो मैं शॉर्ट वीडियोस में आराम से करवा दूंगी, बट जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, वो ये है। अब इसको देख के कितने लोगों को लगता है कि ये मॉडरेट है? बचे हुए अब हिल जाएंगे।
अब देखो जरा एक बार, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसीलिए मैंने कल कुछ दिखाया नहीं था। मैंने कहा यार फालतू में बच्चे को क्या कहेंगे बच्चे की, यार मैम आप क्या कहर ढा रहे हो, बट मेरा कहर नहीं है, ये ऑलरेडी एनटीए का कहर है जो आपके सामने है। दिया था ना अनीता। अब यार क्वेश्चन को समझना, एक तरफ कॉलेज दिए हैं ABCDEF, उनका परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, किसमें? परसेंटेज में। अब कहा क्या गया है कि मतलब क्वेश्चन का आप देखो, लेवल देखो भाई साहब, मेरे को तो ये लेवल देख के लग रहा है यार, तुम लोग आराम से हो ना, वो देख के मुझे लग रहा है कि क्या होगा आगे आगे। उसके अलावा यहाँ पे टोटल इन्होंने जो बताया है वो सिर्फ सी का बताया है। टोटल किसका बताया है? सिर्फ सी का। देख लो जरा, प्यार से निहार लो एक बार सब लोग इसको। अब देखो जरा टोटल कहीं भी नहीं दिया गया है, कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि 10,000 बच्चे हैं उसमें से परसेंटेज निकालियो। मतलब माइंड ब्लोइंग। कहा है कि डी सी का इन्होंने टोटल बताया है कि सी में अगर 20% बच्चे हैं तो वो 20% इक्वल टू है 1080 के। ना तो इन्होंने ए का बताया, बी का बताया, डी का बताया, ई का बताया, एफ का, सिर्फ सी का बताया है कि मान लीजिए सी में 20% बच्चे हैं इक्वल टू है 1080 के। फिर डी की बात करी गई है दूसरी तालिका में, जहां पे फर्स्ट ईयर में जो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4, 5, अब कितने लोगों को लगता है कि भाई क्या होगा? डीआई देख के भागने का मन कर रहा है। सॉल्व कैसे करोगे? अगर मैंने सॉल्यूशन लगा दिया, अभी तो क्वेश्चन नहीं देखा तुम लोगों ने, तो अभी ये सिर्फ स्टेटमेंट देखा है, क्वेश्चन तो देखा ही नहीं है। क्वेश्चन तो ये रहा। अब क्वेश्चन देखना जरा कि बी की महाविद्यालय बी की द्वितीय वर्ष कक्षा के अनुभाग 2 में, जबकि बी की द्वितीय वर्ष तो कक्षा का अनुभाग 2 दिया ही नहीं है क्योंकि वो तो डी दिया हुआ है। देखो पहले समझो, 2 और महाविद्यालय डी की तृतीय वर्ष कक्षा के अनुभाग 1 में विद्यार्थियों की संख्या एक समान है, यानी हमें क्या निकालना है? डी का परसेंटेज से पूरा टोटल निकालना पड़ेगा। फिर हमें तृतीय वर्ष के कक्षा के अनुभाग, तृतीय वर्ष भाई अब पीछे की तरफ जाना पड़ेगा हमें थोड़ा। उसके बाद विद्यार्थियों का निकालने के बाद डी की पंचम वर्ष कक्षा के लिए अनुभाग 3 में विद्यार्थियों की संख्या के लिए कौन सा अनुपात होगा? ओ माय गॉड, 5400। ऐसा करती हूँ, अभी ये तुम लोगों को मैं ये पीडीएफ सेंड करूंगी, ठीक है? अभी वेबसाइट पे लगाती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को उठा के देखना है, क्योंकि अभी बाउंस मारेगा, आई नो सबको बाउंस मारने वाला है। तो इस पीडीएफ को उठा के आपने देखना है कि कैसे सॉल्यूशन निकला है। उसके बाद मैं अभी एक बीच में आज या कल में एक छोटी क्लास लूंगी, शॉर्ट बनाऊंगी वीडियो, और उसमें इस डीआई के क्वेश्चन का प्रॉपर आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। क्योंकि अभी अगर मैं समझाऊंगी तो आपको बाउंस मारेगा, टफ इतना है कि आपको समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन इतना लॉन्ग है कि उसको समझाने में ही बैंड बज जाएगी। ठीक है ना? तो समझ में आएगा नहीं, तुक्का तुक्का मारोगे, तुक्का भी तो यार बड़ी दिमाग वाले मार पाते हैं, अपन इतने दिमाग वाले कहाँ है, एनटीए के पास ज्यादा दिमाग है ना? तो सॉल्यूशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा है कि समझना पड़ेगा पहले आप लोगों को। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, ये क्वेश्चंस हैं, ये पूरे क्वेश्चन को पढ़ना, फिर हिंदी में इसको, इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना, पहले स्टेटमेंट को पढ़ना। भाई क्वेश्चन स्टेटमेंट दोनों बराबर ही लग रहे हैं इस समय। ठीक है? तो एक बार डीआई नहीं करा रही हूँ अभी मैं दिखा रही हूँ अभी।
ये देखो यहाँ तो बैंड ही बजा दिया होगा, बच्चे ने पूरा टाइम वेस्ट किया इस क्वेश्चन को करने में और यहाँ पर एनटीए ने इसको ड्रॉप कर दिया। निर्धारित ही नहीं करी जा सकती, कैन नॉट बी। यहाँ पर भी एनटीए ने इस क्वेश्चन का उत्तर ए माना, मतलब सॉल्व किया 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 और लास्ट में कह दिया नहीं यार ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, गलत कर दिया एनटीए ने। तो कोई टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। और क्या करना है कि इसको पीडीएफ को मैं डालूंगी, पहले पीडीएफ पढ़ना, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना कैसे लिया गया है। उसके बाद मैं खुद एक डीआई की क्लास लूंगी, सिर्फ डीआई की क्लास होगी जिसमें हम डीआई के जितने भी क्वेश्चन आए एग्जाम में सारे के सारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी लॉन्ग एक अच्छी मैराथन क्लास करेंगे डीआई के ऊपर। तो टेंशन नहीं लो, आराम से। कुछ क्वेश्चन कभी कभी टफ आते हैं, कुछ इजी आते हैं। संगीता, 9 बजे वाली क्लास कर दीजिए, 10 से कर दीजिए। अरे बाबा मेरे को 10 बजे बाबू, नेटवर्क भी देखना पड़ता है, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे, बिल्कुल। जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन एनटीए, बस याद रखना कि जो ड्रॉप क्वेश्चन का टेंशन हो ना, उसमें सॉल्व टिक तो जरूर करके आना, कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आना, भले तुक्का लगा के आ जाना। तो चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहो, और मिलते हैं आपको रात की क्लास में। और जैसे ही नेटवर्क मेरे को प्रॉपर मिलेगा मैं शेड्यूल कर दूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।